फोकस स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं लेक्चर 1 में आधुनिक भारत के इतिहास से भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन पर मैं विस्तृत रूप से चर्चा किया था, जिसमें फैक्ट्स और कंसेप्ट दोनों था। तो मैं थोड़ा सा प्रीवियस जो लेक्चर 1 का क्लास था उसमें थोड़ा सा रिवीजन के लिए मैं कुछ आज भी हल्का चर्चा करूंगा। जैसे कुस्तुनतुनिया पर ऑटोमन तुर्कों का अधिकार, क्योंकि आज के क्लास में भी जो आज का क्लास है भारत में पुर्तगालियों का आगमन, उससे सीधा संबंध है। तो कुस्तुनतुनिया पर ऑटोमन तुर्कों का अधिकार 1453 में मैं पिछले क्लास में चर्चा किया था, और वहीं से भौगोलिक खोजों का सिलसिला, भौगोलिक खोजों का युग प्रारंभ होता है। उसके बाद प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, पुर्तगाल के राजकुमार प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने अफ्रीका के तट का नक्शा तैयार करवाए। अब अपने से उन्होंने तैयार किया, और उसके बाद 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज ने अफ्रीका के नीचे केप ऑफ गुड होप का खोज किए। उसके बाद 1492 में स्पेन के कोलंबस निकले थे तो भारत का खोज करने समुद्री रास्ते से, लेकिन रास्ता भटक जाने के कारण वो अमेरिका चले गए। तो उन्होंने अमेरिका का खोज किया, स्पेन का कोलंबस, लेकिन निवासी थे वो इटली के। चूंकि स्पेन स्पॉन्सर्ड किया था कोलंबस को, इसीलिए जब भी प्रश्न आता है और स्पेन लिखा रहता है कि अमेरिका का खोज किसने किया, तो कोलंबस का नाम आता है। लेकिन अगर निवासी की बात आ जाए, नेटिव का, मूल नेटिव, तो उसमें निवास स्थान उनका है, वहां रहने वाले थे इटली के। उसके बाद 17 मई 1498 को वास्को डी गामा पुर्तगाल से निकल करके और भारत के कालीकट में पहुंचे। कालीकट में एक जगह है कपकडाबो बंदरगाह, वहीं पहुंचे थे। और यहीं से आज का जो लेक्चर है भारत में पुर्तगालियों का आगमन, ये आज का लेक्चर यानी आज का क्लास यहीं से शुरू होता है। भारत में पुर्तगालियों का आगमन, तो कालीकट में के कपकडाबो बंदरगाह पर उतरे थे। इनका हिंदू राजा जमोरिन ने स्वागत किया था। इसके बाद यहां से कुछ दिनों के बाद, चूंकि जमोरिन द्वारा इजाजत दे दिया गया था इनको व्यापार करने के लिए, एक कुछ दिनों के बाद जो मसाला, जड़ी बूटी लेकर के जो पुर्तगाल लौटे थे, तो उसमें उनके लागत का 60 गुना फायदा हुआ था। तो वो फायदा देकर यूरोप के अन्य देश भी आकर्षित हो गए। ये कहानी आज का, चूंकि मैं प्रीवियस लेक्चर 1 का थोड़ा बैकग्राउंड जो था पिछले क्लास में मैं डिटेल्स में चर्चा किया था, लेकिन चूंकि उससे संबंधित है भारत में पुर्तगालियों का आगमन, इसलिए मैं थोड़ा चर्चा किया। अब मैं वास्को डी गामा जो 17 मई 1498 को कालीकट भारत में पहुंचे। कालीकट यह यूरोप है, इधर अफ्रीका है, अफ्रीका होते हुए ये कालीकट में पहुंचे, और यहीं से भारत में पुर्तगालियों का आगमन की कहानी प्रारंभ होता है।
उसके बाद वास्को डी गामा जब लौट गए तो स्वाभाविक बात है कि पहले से यहाँ इस चूंकि भारत के नीचे हिंद महासागर है और हिंद महासागर में अरब के व्यापारी भारत से व्यापार करते थे, गुजरात के भी थे, मिस्र के भी थे, तुर्की के भी थे। तो जैसे ही वास्को डी गामा आए थे इनसे वैमनस्य तो इन व्यापारियों को हुआ, लेकिन चूंकि समय ज्यादा नहीं बिताए थे उस समय भारत में, लौट गए थे पुर्तगाल। उसके बाद अब आने का जो पुर्तगाल से जो पुर्तगालियों का सिलसिला जो है अब प्रारंभ होता है। प्रश्न एक आता है कि वास्को डी गामा भारत में आने के बाद पुर्तगाल का दूसरा अभियान दल कब आया? तो 17 मई 1498 के कालीकट में वास्को डी गामा आए थे। उसके बाद एक प्रश्न और बनता है, इनके बाद पुर्तगाल का दूसरा अभियान दल कब आया? तो इनके बाद 1500 ईस्वी में 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज केब्राल ये दूसरा 1500 ईस्वी में दूसरा पुर्तगाल के अभियान दल में ये पेड्रो अल्वारेज केब्राल आए। पेड्रो अल्वारेज केब्राल जब भारत आए तो इन्होंने देखा कि यहाँ के स्थानीय जो शासक हैं, जैसे कोचीन का हो गए, कनूर का हो गए, तो ये लोग आपस में माने या तो व्यवसाय को लेकर या धर्म के नाम पर जो एक लड़ते हुए इन्होंने देखा। तो पेड्रो अल्वारेज केब्राल को लगा कि भारत में व्यापार किया जा सकता है और इसमें माने इन आपसी जो भारत के स्थानीय शासकों का जो एक दूसरे से मेल नहीं होना, इसका फायदा उठाया जा सकता है। लेकिन इसके पहले पेड्रो केब्राल जब आए तो चूंकि वास्को डी गामा से तो वैमनस्य था ही अरब के व्यापारी का, चूंकि अरब इधर है, अरब के व्यापार पहले व्यापार करते थे और स्वच्छंद व्यापार करते थे, इस पर किसी का रोक टोक नहीं था। तो उन लोगों को वैमनस्य हुआ। एक गुजरात के व्यापारी भी इधर व्यापार करते थे, मिस्र के भी, जो अफ्रीका में मिस्र है, तुर्की के भी व्यापारी व्यापार करते थे, सबको वैमनस्य हुआ। स्वाभाविक बात है कि एक व्यापारी माने कुछ व्यापारी जो पहले से किसी जगह पर व्यापार करता है और कोई नया व्यापारी आता है तो उन लोगों को तो वैमनस्य होना तय है। तो वो लोग कोई देखना माने इनको नहीं चाहता था कि पुर्तगाली लोग आ गया, अब तो हम लोग का जो व्यापार होता था और जो फायदा जो लाभ होता था अब तो उसमें बंट जाएगा। ऐसा उन लोगों का ही था जो अरब के व्यापारी थे। तो पेड्रो केब्राल से उन लोगों का लड़ाई हो जाता है हिंद महासागर में। तो लड़ाई हो जाता है तो उसमें चूंकि पुनर्जागरण होने के कारण, यूरोप में जो पुनर्जागरण हुआ उसमें टेक्निक जो था नौका में, नौसेना में अरब के व्यापारियों से अच्छा था यूरोप के, यानी पुर्तगाल का जो नौसेना का जो टेक्निक था वो अच्छा था। इसलिए एक जहाज अरब के व्यापारियों को पकड़ लेते हैं पेड्रो अल्वारेज केब्राल, और पकड़ कर ये भारत के स्थानीय शासकों को इन्होंने दे दिया। इस तरह से ये बात लेकर गए कि स्थानीय शासक यहाँ का आपस में लड़ाई करते हैं, या तो धर्म के नाम पर या तो व्यवसाय के नाम पर। तो ये बात पुर्तगाल में ये बताए तो लगा पुर्तगाली शासकों को कि इस तरह की बात है तो इसका फायदा हमें उठाना चाहिए। तो पेड्रो केब्राल के बाद पुनः 1502 में वास्को डी गामा आता है।
1502 में वास्को डी गामा, फिर पुनः वास्को डी गामा 1502 में आए। 1502 में वास्को डी गामा आए तो इनको लगा कि अब तो व्यापार हम लोग प्रारंभ कर ही दिए हैं, तो व्यापार प्रारंभ कर दिया तो हमें कोठी भी बनाना चाहिए भारत में। तो इन्होंने पहला कोठी जो है कोचीन में, ये कालीकट है, इसके नीचे कोचीन, कोचीन यहां पर उन्होंने कोचीन में पहला व्यापारी कोठी इन्होंने बनाया। चूंकि एक बात स्पष्ट रूप से समझ लेना है कि ये 17 मई 1498 वास्को डी गामा पहले आए, उसके बाद 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज केब्राल आए, उसके बाद 1502 में वास्को डी गामा पुनः फिर आए। तो उस समय आज जो हम फैक्ट्री बोलते हैं, तो पहला फैक्ट्री उन्होंने जो कोचीन में लगाया या कोठी लगाया, तो आज के डेट में जो फैक्ट्री है उस समय नहीं हुआ करता था। उस समय फैक्ट्री कहा जाता था जो ये पुर्तगाली कंपनी जो द्वारा जो कोचीन में बनाया गया, उस समय एक तरह से भंडार गृह, माने सामान को आयात निर्यात करने का जो माने जो रखने का, एक जगह को इकट्ठा करने का जो जगह था, उसी को कोठी कहा गया या फैक्ट्री कहा गया। आज के डेट में, आज वर्तमान समय में फैक्ट्री उसको कहा जा रहा है जो जहां प्रोडक्शन होता है, बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं और कच्चे माल से नया सामान अति बनता है, वस्तु बनाया जाता है। तो उस समय का जो कोठी या फैक्ट्री बोला जाता था, जो पुर्तगालियों का आगमन, पुर्तगाली लोगों का, उसमें भंडार गृह यानी वहां सामान रखते थे और उस सामान कोई वस्तु रखते थे, उसका आयात निर्यात व्यापार करते थे। और वहां कुछ अपना सिपाही रक्षा करने के लिए सैनिक भी रखते थे, तो उसको उसी के नाम माने किला भी कहा गया, कोठी, किला या फैक्ट्री। तो पहला जो 1503 में पहला पुर्तगालियों द्वारा कोचीन में फैक्ट्री, पहली फैक्ट्री बनी, पुर्तगाली फैक्ट्री। ये प्रश्न बार बार आता है हमेशा, वनडे मैच हो, पीसीएस हो, यूपीएससी में तो कंसेप्ट पर भी आधारित रहता है पूरा और फैक्ट पर भी आधारित रहता है, लेकिन ये वनडे एग्जाम के लिए एकदम क्लियर स्पष्ट बार बार प्रश्न आता है कि पुर्तगालियों का पहला फैक्ट्री कहां उन्होंने स्थापित किया, तो कोचीन में 1503 में। इसके बाद ये लौट गए, इनके लौटने के बाद 1505 यहां में, चूंकि भारत में पुर्तगाली जितने भी आए, जो भी गवर्नर आए, उसमें 3 का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है, और भी है लेकिन इनके अलावा थोड़ा सा है, लेकिन इन तीनों का प्रश्न सबसे ज्यादा आता है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क और नीनो डी कुन्हा। इसमें सबसे ज्यादा प्रश्न इनसे आता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क से। 90% क्वेश्चन जो है अल्फांसो डी अल्बुकर्क से आता है, और जो बचता है वही फ्रांसिस्को डी अल्मीडा और नीनो डी कुन्हा से आता है। तो 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आते हैं। इनके पहले हम मेन रूप से जानेंगे, पहले इस कंसेप्ट, इस कहानी को हम समझेंगे। भारत में पुर्तगालियों का आगमन, आने का इनका उद्देश्य क्या था, क्या कारण था, क्यों आए भारत में पुर्तगाली, क्या कारण था, क्या उद्देश्य था इनका। तो पहला आर्थिक कारण था। आर्थिक कारण में
जितनी भी कंपनियां आई, जैसे डच आए, अंग्रेज आए और फ्रांसीसी आए मेन रूप से, तो सबका आर्थिक कारण रहा है व्यापार करना और उसमें लाभ कमाना, ज्यादा से ज्यादा धन कमाना, आर्थिक कारण रहा है। तो पुर्तगाली लोगों का आर्थिक कारण में ये था कि जब 1453 में कुस्तुनतुनिया पर ऑटोमन तुर्कों का अधिकार हो जाता है, उसके पहले जो व्यापार चल रहा था प्राचीन काल में और मध्यकाल में भारत से और यूरोप से, तो उसमें यूरोप का इटली देश है, इटली के वेनिस और जेनेवा, ये दो शहर का उस पर एकाधिकार था, माने व्यापार पर एकाधिकार था। उसको, उस एकाधिकार को पुर्तगाल और स्पेन, ये लोग और जो देश थे उसको तोड़ना चाह रहे थे, माने प्रतिद्वंदिता थी एकाधिकार को तोड़ने के लिए कि एकाधिकार उनका टूट जाएगा, हम लोग सीधे पूरब के देशों से व्यापार करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाएंगे। ये आर्थिक कारण में हो गया। और दूसरा इसमें आर्थिक कारण में ये है कि व्यापार तो था ही, कि व्यापार करने के लिए ये और कभी कंपनियां आई, लेकिन आर्थिक कारण में ये मेन था इटली और वेनिस के एकाधिकार को तोड़ना। और दूसरा कारण था कि हिंद महासागर में जो अरब के व्यापारी जो व्यापार पहले से कर रहे थे, उनको प्रभुत्व को हटाना, ये दूसरा कारण था। हिंद महासागर में अरब के व्यापारी जो व्यापार कर रहे थे उनको हटाना, और इटली में, इटली के जो वेनिस और जेनेवा शहर के का जो व्यापार पर माने पूरब के देशों से व्यापार हो रहा था, उनके एकाधिकार को तोड़ना, ये हो गया आर्थिक कारण। इसके बाद दूसरा हुआ धार्मिक कारण। तो जैसे कुस्तुनतुनिया पर जब ऑटोमन तुर्कों का अधिकार हो जाता है, तो वहां चूंकि ईसाई धर्म का केंद्र था, और ईसाई धर्म का केंद्र था, तो वहां इस्लामिक साम्राज्य का अधिकार हो जाता ऑटोमन तुर्कों का, तो वहां के धर्मगुरुओं को वहां से भगा दिया गया था, लोग भागकर चले गए थे, फिर शरण लिए थे इटली में। तो अब वहां से लोगों का जो ईसाई धर्म पर से विश्वास जो था वो डगमगाने लगा था। ये भी एक कारण बना कि ईसाई धर्म से जो विश्वास डगमगा रहा है, और तो उसको हम लोग चले अफ्रीका चलें और भारत चलें, और ये दोनों देशों में ईसाई धर्म का प्रचार करें, और प्रचार करके लोगों को ईसाई बनावें, और ताकि हम लोग का बैलेंस बना रहे। माने ईसाई धर्म से जो लोगों का विश्वास डगमगाने लगा, और ईसाई धर्म पर इस्लामिक साम्राज्य का कब्जा हो गया था ऑटोमन तुर्कों का, तब इन लोगों का प्रचार करने के लिए अफ्रीका में और भारत में इन लोग लाए कि हम लोग चलेंगे और वहां ईसाई बनाएंगे, ताकि हम लोग का बैलेंस, चूंकि यहाँ नुकसान हो गया है। जब कुस्तुनतुनिया पर ऑटोमन तुर्कों का अधिकार हो गया था, तो उससे नुकसान हो गया था उन लोगों को ईसाई धर्म में, तो वो बैलेंस बनाने के लिए अफ्रीका और भारत आकर के लोगों को ईसाई बनाएंगे, और इसके बाद हमारा बैलेंस जो है संतुलन बन जाएगा। ये कारण था। दूसरे कारण एक और था कि भारत में जितने भी कंपनियां आई, जैसे मुख्य रूप से डच आए, इनके बाद पुर्तगाली के बाद, उसके बाद अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, तो ये लोग, ये जो कंपनी थी डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, ये लोग धर्म के प्रति उतना मुखर नहीं थे, कट्टर नहीं थे जितना ये पुर्तगाली थे। ये लोग आए, गोवा में आए, गोवा के अगल बगल जो क्षेत्र है वहां के बहुत सारे मंदिर को इन्होंने तोड़ दिया और वहां गिरजाघर बना लिए। इतनी, मतलब इतना जो ये अंग्रेज, डच और फ्रांसीसियों ने नहीं किया, यानी धर्म के मामला में ये लोग बहुत कट्टर थे सब कंपनियों से। ये सब एक धार्मिक, इसीलिए यहाँ के स्थानीय राजाओं से इनका जो तालमेल होना चाहिए था वो तालमेल कभी नहीं हुआ। धर्म के मामला में ये असहिष्णु थे। ये बात थे। एक ये धार्मिक कारण हो गया। और तीसरा कारण जो है हिंद महासागर में प्रभुत्व। यहां जो हिंद महासागर है, यहां से जो व्यापार होता था, हिंद महासागर में प्रभुत्व।
माने हिंद महासागर में प्रभुत्व जमाना इनके उद्देश्य बन गया कि हिंद महासागर में हम लोग प्रभुत्व जमाएंगे और यहाँ जो अरब व्यापारियों का जो हिंद महासागर में है अधिकार उसको हम लोग हटाएंगे। तो ये 3 कारण था। ये तीनों कारण से, तीनों उद्देश्य के कारण ये लोग भारत आए। तो ये बेसिक है, कंसेप्ट है। ऐसा स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है, यूपीएससी हो, पीसीएस हो, कभी कभी वनडे एग्जाम में भी क्वेश्चन को स्टेटमेंट में दे देता है कि क्या उद्देश्य था पुर्तगालियों का आने का भारत। तो ये जानना जरूरी था। आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, हिंद महासागर में प्रभुत्व। इसके बाद हम चलते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो पहला, इनके पहले तो आ गए थे पेड्रो अल्वारेज केब्राल, वास्को डिगामा। तो वो लोग गवर्नर नहीं थे, गवर्नर थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। पुर्तगाल सरकार ने फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को गवर्नर या वायसराय बनाकर भेजा। क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है कि पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था। तो वायसराय या गवर्नर दोनों एक ही है। किसी किसी में क्वेश्चन में रहता है कि पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था, तो उसका आंसर होगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ये पहला पुर्तगाली गवर्नर थे और इन्होंने भारत में आकर के हिंद महासागर में प्रभुत्व जमाने के लिए लड़ाई किए। चूंकि यहाँ के गुजरात के व्यापारी और इधर जो मिस्र, अफ्रीका में जो मिस्र है, यहाँ के व्यापारी और तुर्की के व्यापारी इनको पसंद नहीं करते थे कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आए हैं तो हम लोग का जो व्यापार पर जो यहाँ से भारत से चलता था उसमें नुकसान होगा। तो लोग लड़ाई करने का हमेशा मूड में रहते थे, तैयार रहते थे। अंत में लड़ाई हो ही गया। उसे हम कहते हैं चौल का युद्ध। (1508) में चौल का युद्ध। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा से हुआ और मिस्र और गुजरात के व्यापारी और तुर्की के व्यापारी, मुस्लिम नौसैनिक बेड़े, संयुक्त उसको बोला जाता है, संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े, संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े ये एक तरफ थे और एक तरफ से फ्रांसिस्को डी अल्मेडा थे। 1508 के चौल के युद्ध में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा हार जाते हैं और उस लड़ाई में इनका बेटा भी मारा जाता है। लेकिन उन्होंने अपना कार्रवाई जो है छोड़ा नहीं। फिर तो दोबारा 1509 में युद्ध होता है इन्हीं लोगों के साथ, संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े के साथ, तीनों के साथ, मिस्र, तुर्की और गुजरात, ये तीनों मुस्लिम नौसैनिक बेड़े के साथ युद्ध होता है। उसको कहा जाता है दीव का युद्ध। दीव का युद्ध और ये होता है 1509 में। 1508 में चौल का युद्ध और 1509 में दीव का युद्ध। ये प्रश्न आ जाता है, इसको रिवीजन करिएगा, ध्यान से देखिएगा कि 1508 में चौल का युद्ध और 1509 में दीव का युद्ध। लेकिन इस युद्ध में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जीत जाते हैं। फिर भी अंतिम रूप से इनको हिंद महासागर पर कब्जा नहीं होता है। जीत तो गए लेकिन अंतिम रूप से इनको हिंद महासागर पर कब्जा नहीं होगा। पहले युद्ध में, चौल के युद्ध में हार गए और दूसरे युद्ध में जीत गए। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा इसके बाद इन्होंने चलाया, चूंकि इनको ये बोल के भेजा गया था कि भारत में जाइए और वहां हिंद महासागर पर कब्जा करिए।
तो ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू पॉलिसी एक चलाया इन्होंने, ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी इनका चलाया हुआ अभियान था, ब्लू वाटर पॉलिसी। एक्चुअल हिंद महासागर का जो पानी है वो ब्लू होता है, तो उसके नाम पर भी ब्लू वाटर पॉलिसी था। और दूसरी बात कि अथाह जल जहां रहता है उसके संदर्भ में भी इसका यूज किया जाता है। लेकिन इसका साफ अर्थ यह हुआ कि हिंद महासागर में, हिंद महासागर व्यापार पर नियंत्रण, व्यापार पर नियंत्रण, ये ब्लू वाटर पॉलिसी का अर्थ है। जब भी ब्लू वाटर पॉलिसी प्रश्न आवे कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलाया था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और ब्लू वाटर पॉलिसी का अर्थ है क्या है, तो हिंद महासागर में व्यापार पर नियंत्रण। ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का 3 गो जो उनका जो कार्य क्षेत्र है जो उन्होंने किया वो स्पष्ट, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा, इस रेंज में क्वेश्चन नहीं आएगा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का पहला है कि भारत में आने वाले पुर्तगाली का पहला गवर्नर कौन थे, गवर्नर या वायसराय कौन थे, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। दूसरा है कि 1508 में चौल के युद्ध में ये हार गए कि जीत गए, तो 1508 में चौल के युद्ध में नौसैनिक जो संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े से हार गए थे, और 1509 में जो दीव का युद्ध हुआ था उसमें ये जीते थे। तो ये तीसरा ब्लू वाटर पॉलिसी, हिंद महासागर में व्यापार पर नियंत्रण, ये इनका जो क्वेश्चन आता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का, ये ब्लू वाटर पॉलिसी, हिंद महासागर में व्यापार पर नियंत्रण, और मैंने बताया जो है ये इनके बारे में क्वेश्चन आता है। उसके बाद अब हम चलते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को वास्तविक पुर्तगाली कंपनी का संस्थापक बोला जाता है, वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक संस्थापक। जैसे मध्यकालीन भारत में हम देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में झंडा गाड़ देते हैं, लेकिन झंडा गाड़ने से व्यवस्थित रूप से, संगठित रूप से वो भारत को नहीं किए, वो झंडा खरीद के और गाड़ दिए, लेकिन वहां संगठित रूप से ऑर्गेनाइज किए इल्तुतमिश। तो मध्यकालीन भारत में सल्तनत पीरियड का वास्तविक संस्थापक हो गए इल्तुतमिश, और मुगल पीरियड में हुमायूं बाबर तो आए, लेकिन वो भी झंडा गाड़े, लेकिन वो भी ऑर्गेनाइज और व्यवस्थित रूप से नहीं किए भारत को, इसलिए वहां वास्तविक संस्थापक हो गए अकबर। उसी तरह से पुर्तगाली गवर्नर में वास्तविक संस्थापक हुए अल्फांसो डी अल्बुकर्क, 1509 से 15 में जो आए, ये वास्तविक संस्थापक हुए। और इसके बाद ये जो है कोचीन को अपनी राजधानी बनाया। जो कोचीन वास्को डी गामा ने जो फैक्ट्री बनाया था, पहला फैक्ट्री खोले थे, उसको अब राजधानी बनाया। ये भी प्रश्न आता है, मुख्यालय या राजधानी, कहीं राजधानी पूछ देता है, तो राजधानी अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये इनका हुआ, 2 कार्य हुआ बहुत बड़ा। तीसरा कार्य विवाह नीति इन्होंने चलाया। भारत में अस्थायी पुर्तगाली बस्ती बसाने के लिए इन्होंने विवाह नीति चलाया। अपने देश के यानी पुर्तगाल के देश के लोगों को इन्होंने प्रोत्साहित किया कि आप लोग भारत के स्त्रियों से शादी कीजिए ताकि हम लोग अस्थायी पुर्तगाली बस्ती जो है बना सकें। इस पर भी प्रश्न आता है कि अस्थायी पुर्तगाली बस्ती बसाने के लिए कौन गवर्नर कार्य किए, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने काम किया था। विवाह नीति हो गया। यहां तक इन्होंने अपने एरिया में सती प्रथा को भी निषिद्ध कर दिया। इस पर भी प्रश्न आता है कि सती प्रथा को, हालांकि सती प्रथा तो अपने फायदे के लिए इन्होंने निषिद्ध किया था, भारत का कल्याण करना इनका मकसद नहीं था।
जैसे हमारे यहाँ सती प्रथा हमारे देश में था कि जिन स्त्री का पुरुष का देहांत हो जाता था वो स्त्रियां सती हो जाते थे, तो उनसे शादी करने के लिए अपने लोगों को प्रोत्साहित किए। तो उससे भी इनको मतलब कि बस्ती बसाने में लाभ मिला। लेकिन वो इनका मकसद, ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क का मकसद भारत में कल्याण करना नहीं था, ये अपने फायदे के लिए ये कर रहे थे। विवाह नीति, सती प्रथा, वास्तविक संस्थापक पुर्तगाली गवर्नर का ये हुआ। इसके बाद हिंद महासागर में, ये जो हिंद महासागर है यहाँ, ये हिंद महासागर में अब ये पढ़ते हैं कि कैसे हम हिंद महासागर में टोटल अधिकार करें और हिंद महासागर पर कैसे कैप्चर करें। तो हिंद महासागर, गोवा 1510 में ये गोवा बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से ये कैप्चर करके नियंत्रण कर लिए, मैंने ले लिए, उनको हरा करके ले लिए। यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह कब लिए? 1510 में। यूसुफ आदिल शाह गोवा को 1510 में ले लिए। इसके बाद इधर मलाया में, भारत के पूर्व में मलाया द्वीप था, मलाया में मलक्का पर जगह पड़ता है, मलक्का। ये मलक्का द्वीप पर भी अधिकार कर लिए 1510 में। 1511 में मलक्का द्वीप पर कर लिए। चूंकि ये साइड में था पूरा हिंद महासागर में, वहां से भी व्यापार होता था विदेशों का, माने यूरोप का व्यापार होता था। तो वो तो द्वीप हो गया उनका। मलक्का जो जगह है ये पड़ता है मलाया द्वीप में। तो 1511 में यहां अधिकार कर लिए, 1510 में गोवा पर। और यहां एक फारस के खाड़ी में एक जगह है हरमुज। फारस के खाड़ी में ये अरब हुआ, अरब। और यही पड़ता है इस मुहाने पर, फारस के खाड़ी मुहाने पर हरमुज। तो यहां का हरमुज पर अधिकार किए। तो इधर पूरा हिंद महासागर में हो गया हरमुज, इधर गोवा, और इधर जो है पूरब साइड में मलक्का। ये हुआ हरमुज पर 1515 में। मैंने 1510 में गोवा पर, 1511 में मलक्का पर और 1515 में हरमुज पर। माने तीनों पर अधिकार होने के बाद पूरा हिंद महासागर में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। पूरा व्यापार पर पूरा कंट्रोल हो गया हिंद महासागर में पुर्तगालियों का। और हिंद महासागर को उस समय कहा जाने लगा पुर्तगाली सागर। पुर्तगाली सागर, प्रश्न आता है कि किस महासागर को पुर्तगाली सागर बोला जाता है? हिंद महासागर। तो गोवा, मलक्का और हरमुज, ये तीनों पर इनका अधिकार हो गया। अब एक ये नीति चला है, कार्टेज अरमेडा काफिला सिस्टम। कार्टेज अरमेडा काफिला सिस्टम माने अगर हिंद महासागर में व्यापार करना है
तो कार्टेज का मतलब है कि आपको पास लेना होगा। ये पुर्तगाली युवकों का चलाया हुआ, इनका फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क का, कि अगर हिंद महासागर में कोई भी कहीं से भी कोई व्यापार करना चाहे तो उन्हें पुर्तगाली जो ऑफिसर होते थे उनसे लेना पड़ेगा, पास लेना पड़ेगा। बिना पास का हिंद महासागर में व्यापार नहीं कर सकते। आर्मेडा का मतलब इनका जो नौसेना होता था उसमें हथियार रहता था, अस्त्र शस्त्र रहता था, उसको आर्मेडा। और काफिला जो चलती थी व्यापार में, एक साथ जो नावें चलती थी व्यापारिक नावें, नौसेना, तो उस नाव को काफिला, यानी इनके जो नाव था, इनका जो अपना नाव था उसमें व्यापार करने के लिए जो चलता था, तो उसमें पुर्तगाली का नौसेना जरूर चलता था हथियार के साथ, हथियार अस्त्र शस्त्र के साथ, ताकि जितना दूर जाना है पास लेकर जो व्यापारी जा रहे हैं उससे ज्यादा दूर नहीं जाए। पास लिए हैं तो पास के लिए तो इनको शुल्क भी चुकाना पड़ता था। यहां तक कि अकबर को भी, भले उनका पास निःशुल्क था, लेकिन उनको भी पास लेना पड़ गया इन पुर्तगाली इस पद्धति के अंतर्गत, कार्टेज आर्मेडा काफिला सिस्टम, इसके अंतर्गत अकबर को भी पास लेना पड़ता था। तो ये सिस्टम जो था ठीक नहीं था, लेकिन चूंकि ऐसा इन्होंने बना दिया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने, तो इसको मानना पड़ता था। पुर्तगाली लोग अन्य कंपनियों की अपेक्षा ठीक इनकी कार्यप्रणाली नहीं रही। ये कुछ हिंदू और कुछ मुस्लिम बच्चों को पकड़ के कहीं दास बना लेते या बंदी बना लेते थे। जो काम करने लायक जो बच्चे थे, माने ऐसा इतिहास में है कि ये कार्यप्रणाली इनकी ठीक नहीं रही कि या तो बंदी बना लो, या हिंदू या मुसलमान के जो कुछ लोग थे तो उनको या बंदी बना लो या उनको दास बना दो। ये इनकी कार्यप्रणाली अच्छी नहीं थी। तो कार्टेज आर्मेडा काफिला सिस्टम ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क का ये सिस्टम था, चलाया हुआ था। इसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने कृष्णदेव राय से, एक यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने कृष्णदेव राय से कर्नाटक में एक भटकल जगह है वहां किला बनाने का अनुमति लेकर किला बनाया। यह प्रश्न आता है कि विजयनगर के कौन सम्राट थे जो पुर्तगालियों को भटकल में माने किला बनाने के लिए इजाजत दिए? तो कृष्णदेव राय, वो आंसर होगा कृष्णदेव राय। इस तरह से भारत में पुर्तगालियों के आगमन से बहुत सारा प्रश्न रहता है, इसलिए मैं इसको दो पार्ट में किया कि आज चूंकि नीनो डुकुना को मैं दूसरे पार्ट में मैं इसको बताऊंगा डिटेल्स में। आज चूंकि इन सब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क और क्या क्या उद्देश्य था आने का, क्या कारण था, भारत में क्यों आए, ये सब आज जानना था और इसको डिटेल्स में मैंने चर्चा किया जो इससे क्वेश्चन बनता है। अगले क्लास में पार्ट 2 में मैं बताऊंगा कि इन्होंने कहां कहां फैक्ट्री चले। एक और है कि मैंने बताया था कोचिंग में इन्होंने पहला फैक्ट्री बनाया 1503 में। तो आजकल के ट्रेंड में परीक्षा में जो प्रश्न आ रहा है उसमें ये पता, एग्जामिनर लोग को भी मालूम है कि सब लड़का जो भी है, जो परीक्षार्थी है, प्रतियोगी परीक्षार्थी, वो सब जानता है कि भारत में पुर्तगालियों का पहला फैक्ट्री कहां था। तो कोचिंग लेकिन प्रश्न दे देगा कि दूसरा फैक्ट्री उन्होंने कहां बनाया, कनूर में बनाया। ये कालकट हुआ। अब इसके बाद कनूर, ये 1505 में 1505 में CONNOR कनूर। कहीं कहीं इसका प्रोनाउंसिएशन कनौर भी है, लेकिन
ये प्रोनाउंसिएशन है CONNORE। तो इसे कंफ्यूज नहीं होना है कि इसका कैनोर लिखा हुआ है, इसका कनूर होगा CONNORE, इसलिए मैं अंग्रेजी में लिख दिया। तो दूसरा जो इन्होंने फैक्ट्री लगाया 1505 में, ये कनूर में, 1505 में कनूर में। तो प्रश्न आने की संभावना है। पहला फैक्ट्री तो सभी लड़के लोग लगभग जान रहे जो प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं, लेकिन दूसरा फैक्ट्री तो कनूर में। इसके बाद नीनो डी कूना और इन्होंने उनका देन क्या रहा, अगले क्लास में मैं चर्चा करूंगा डिटेल्स में कि पुर्तगालियों को भारत में देन क्या रही, भारतीयों से इन्होंने जो लड़ाई का सिलसिला जारी किया उसमें कैसे लड़ाई इनकी होती है, इनका डाउनफॉल, और एक इसमें है बंबई। बंबई पर मैं चर्चा करूंगा। तो ये पार्ट 2 में आज का क्लास मैं यहीं स्थगित करता हूं। फिर अगले क्लास में भारत में पुर्तगालियों का आगमन पार्ट 2 में पूरा डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।